नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है। प्रोजेक्ट सेल्फ इनकॉर्पोरेशन यूएसए, भारत, यूनाइटेड कॉन्शियसनेस और तपन चौरे फाउंडेशन की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पतंजलि योग सूत्रम सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं। आज 10वां सेशन है। अभी तक हमने बात की, पहला सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं अथ योगानुशासनम। अब हम योग अनुशासन को पढ़ेंगे। दूसरे सूत्र में वो बताते हैं योग क्या है। योग चित्त की वृत्तियों का निरोध है। उससे क्या होगा? तो तीसरे सूत्र में वो बताते हैं कि व्यक्ति अपने स्वभाव में स्थिर हो जाएगा, अपने आप को जान पाएगा। अन्यथा क्या होगा अगर अपने आप को नहीं जान पाएगा? तो चौथे सूत्र में महर्षि पतंजलि बताते हैं वह स्वयं को वृत्तियों के सदृश ही मानने लगेगा। जैसी वृत्तियां होंगी वैसा ही वो बन जाएगा। फिर पांचवें सूत्र में वो बताते हैं तो फिर ये वृत्तियां कितने प्रकार की होती हैं। तो पांचवें सूत्र में महर्षि पतंजलि बताते हैं ये वृत्तियां 5 प्रकार की होती हैं और हर वृत्ति में क्लिष्ट और अक्लिष्ट होती है। छठे सूत्र में वो बताते हैं इसमें पहला प्रकार है प्रमाण, विप्रय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। इन 5 प्रकार का उल्लेख करते हैं सूत्र 6 में। सूत्र 7 में महर्षि पतंजलि प्रमाण के बारे में बताते हैं। प्रमाण जो एक वृत्ति है जिसको हमने पिछले सेशन में पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं विप्रय, अगला सूत्र, सूत्र 8। चलिए उसकी शुरुआत करते हैं। तो सूत्र 8 से शुरुआत आज हम करेंगे। हमने पिछली बार प्रमाण को पढ़ा था, अब हम दूसरी वृत्ति को पढ़ेंगे। विप्रय का सूत्र यह है, विप्रयो मिथ्या ज्ञानम अत द्रूप प्रतिष्ठितम। विप्रयो मिथ्या ज्ञानम अत द्रूप प्रतिष्ठितम। विप्रय शब्द का अर्थ होता है रिवर्स, जो उल्टा हो, इन्वर्टेड हो, परवर्टेड हो, उसको विप्रय कहते हैं। उल्टा होना पूरी तरह से। तो इस श्लोक का अर्थ है ऐसा मिथ्या ज्ञान जो वस्तु के स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं है, विप्रय कहलाता है। ऐसा मिथ्या ज्ञान जो वस्तु के स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं है, क्वांट्ररी है, उल्टा है, अलग तरह का है। जो वस्तु का वास्तविक स्वरूप है और जो ज्ञान आप उसके बारे में ले रहे हैं, दोनों में अंतर है। बिल्कुल एक दूसरे का कई बार उल्टा है, क्वांट्ररी है, अपोजिट है, परवर्टेड है। इसका मतलब वस्तु में अन्य वस्तु का भ्रम। किसी भी वस्तु को जब हम देखते हैं तो उसमें जो अन्य वस्तु का भ्रम पूर्ण ज्ञान होता है वही विप्रय है। इट्स फॉल्स नॉलेज। वेदांत में इसको मिथ्या भी कहा। जब भी हम कुछ देखते हैं तो उसमें हम कुछ और समझते हैं। जो दिख रहा है, जो वास्तविकता है, उसको ना देख के कुछ और देखना, रॉन्ग परसेप्शन, मिसकंसेप्शन। वेदांत ने इसे ऑब्जेक्टिव रियलिटी भी कहा, रिलेटिव रियलिटी भी कहा। इट इज एरर अबाउट सेल्फ। हम खुद को देखते हैं जब, तब भी कई बार हम गलती करते हैं, और जब हम दुनिया को देखते हैं तब भी हम गलती करते हैं। तो जब भी हम गलत देखते हैं या हम किसी भी प्रकार से इस दुनिया को गलत देखते हैं तो अंदर वृत्तियां उठती हैं। इन वृत्तियों को विप्रय कहा गया। कैसे हम गलत देखते हैं, इसको आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। क्या सच में हम गलत देखते हैं? क्या हम जो देखते हैं वो वास्तविकता नहीं है क्या? जैसे सोने के ऑर्नामेंट में, अंगूठी में सोने को ना देखना और केवल अंगूठी को देखना। हम ये कहें कि ये अंगूठी है, ये सत्य है, ठीक है, ये रिलेटिव रियलिटी है। पर एब्सोल्यूट रियलिटी तो यह है कि ये सोना है, अभी अंगूठी के रूप में है। तो जब हम रूप पे अटक जाते हैं
और हम वास्तविकता को नहीं देखते तो इसको विपर्यय कहते हैं। खुद के बारे में स्वयं को केवल शरीर मानना और शरीर से संबंधित रिश्ते, नाते और रूप को ही वास्तविकता मानना, यह भी विपर्यय है। अपने अंदर उस अनंत आत्मा को न देख पाना, अपने आप को उस आत्मा स्वरूप न मानना, यह भी विपर्यय ही है। सत्य को न देखना और जो दिख रहा है केवल उसी को सत्य मानना। हमारे देश का आधार वाक्य है सत्य मेव जयते, सत्य की ही हमेशा जय होती है। पर यह केवल एक कानूनी कोर्ट केस तक संबंधित नहीं है। इसका मूल अर्थ क्या है? आदि शंकराचार्य कहते हैं ब्रह्मम सत्यम जगत मिथ्या, केवल ब्रह्म ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है, बाकी सब उसके रूप हैं और वो सत्य ही हमेशा रहेगा। बाकी हम नए नए किरदारों में धरती पे आते रहेंगे, बाकी चीजें बदलेंगी, हमारी सोच बदलती रहेगी, सब कुछ बदल जाएगा, पर वो जो अटल सत्य है वो हमेशा रहेगा। सत्यम एव जयते। और जानना है आपको, वेदांता सीरीज का सेशन 13 अटेंड कीजिए, शरीर त्रय। और गहराई में जानना है, वेदांता सीरीज का सेशन 18वां अटेंड कीजिए, 3 सत्य, 3 ऑर्डर्स ऑफ रियलिटी। और आपको जानना है, भगवत गीता सीरीज का सेशन 17वां अटेंड कीजिए, माया, माया क्या है, मिथ्या क्या है, उसमें डिटेल में चर्चा हुई है। भगवान कृष्ण भी अध्याय 17 के 13वें श्लोक में कहते हैं कि लोग मेरी माया से मोहित होकर दृश्य के परे मुझे नहीं देख पाते, वो बस दृश्य पे ही अटक जाते हैं। श्लोक 24 में 7वें अध्याय में वो फिर कहते हैं, वो लोग मुझे व्यक्ति ही मानते हैं, जब वो मूर्ति देखते हैं तो मुझे मानते हैं कि यही मैं हूं, वो मुझे इस प्रकृति के परे नहीं देख पाते। तो वास्तव में जो सत्य है उसको गहराई से देख पाना महत्वपूर्ण है खुद को पहचानने के लिए। और जब हम नहीं देख पाते तो इसको विपर्यय कहते हैं। और इसी कारण मन में 50 वृत्तियां उत्पन्न होती हैं। कैसे होती हैं अभी हम जाएंगे, डिटेल में देखेंगे। तो गहराई से देखें तो सारा जगत ही एक मिसकंसेप्शन है, एक विपर्यय है। जिसको आप टेबल कहते हैं वो लकड़ी है, जिसको आप लकड़ी कहते हैं वो पेड़ है एक्चुअली, जिसको आप पेड़ कहते हैं वो एटम्स का कॉम्बिनेशन है, जिसको आप एटम कहते हैं बेसिकली वो क्वार्क है, और जिसको आप क्वार्क कहते हैं वो कॉन्शियसनेस है। तो जिसको आप टेबल कहते हैं वो तो अनंत चेतना है, पर आप उसे टेबल कहते हैं, टेबल ही मानते हैं और टेबल ही दिखती भी है। वो जिसे आप ग्लास कहते हैं या आप कुछ भी उसे कहते हैं वो है कॉन्शियसनेस ही। तो गहराई से देखें तो सारा जगत ही अविद्या के कारण, क्योंकि हम इतनी गहराई से देखते ही नहीं, हम सुपरफिशियली देखते हैं। तो ये जो विपर्यय है ये भी 2 प्रकार का है। जो विपर्यय हमें सत्य की ओर प्रेरित करे वो तो अक्लिष्ट है, और जो विपर्यय हमें सत्य से दूर ले जाए उसको हम कहेंगे क्लिष्ट है। हमने कहा हर चीज 2 तरह की है। हमने पिछली बार राजा भर्तरी की कथा सुनी थी कि कैसे वो फल वापस उनके पास घूम के आया। तो ये जो घटना हुई ये उन्हें सत्य की तरफ ले गई, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये अक्लिष्ट है। जैसे एक डाकू रत्नाकर हुआ, आप सब उन्हें अच्छे से जानते हैं। तो डाकू रत्नाकर लोगों को लूटता था। एक बार नारद मुनि भी उसी जंगल से निकले तो डाकू रत्नाकर ने रोक लिया, जैसे अंगुलीमाल ने बुद्ध को रोका था। तो डाकू रत्नाकर ने कहा मैं तुम्हारे पास जो कुछ है मुझे दे दीजिए। नारद ने कहा मेरे पास केवल आत्मज्ञान है, अब तुमने कहा है तो वही मैं तुम्हें दे दूंगा, इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं है। रत्नाकर ने बोला नहीं मैं लूट लूंगा। नारद ने बोला वो तो लूटा नहीं जा सकता, और कुछ हो तो तुम ले लो, पर तुमने इतने सारे लोगों को जो लूटा है ये बताओ ये लूट के करते क्या हो। बोलता है मैं अपना भरण पोषण करता हूं, अपने कबीले कुनबे को, अपने परिवार को खिलाता हूं। देखिए ध्यान दीजिए, तो नारद जी आत्मज्ञान देना उन्होंने शुरू कर दिया था लुटेरे को।
तो नारद ने बोला अच्छा ठीक है, ये जब तुम सब लूट के जाते हो, तुम्हारी पत्नी और बच्चों को खिलाते हो, ये जो इतना बड़ा पाप करते हो, लोगों की हत्याएं करते हो, ये बताओ तुम्हारी पत्नी और बच्चे तुम्हारे इस पाप में भागी होंगे कि नहीं होंगे? चलो सारी लूट में तो भागीदार हैं, जो तुम बेईमानी से कमा रहे हो तो पत्नी बच्चे खा रहे हैं, पर ये बताओ जो पाप तुम कर रहे हो उसको कमाने में वो पत्नी बच्चे उसमें भागीदार होंगे कि नहीं? डाकू रत्नाकर ने बोला 100% होंगे, इसमें पूछने की क्या बात। जब जो लूट के आ रहे हो खा रहे हैं आराम से मजे से, तो पाप के भी भागी होंगे। नारद ने बोला जरा पूछ के तो आओ, अपने लोगों को यहीं छोड़ दो, मैं यहीं रुका हूं, मैं कहीं नहीं जा रहा। डाकू रत्नाकर तुरंत दौड़ के गया। उसने अपनी पत्नी से पूछा, ये एक अजीब आदमी मुझे मिला, ये बताओ ये जो मैं लूट लूट के सब लेके आ रहा हूं, तुम भी गहने बनवाती हो, तुम भी घूमती फिरती हो, तुम भी अच्छा खाती हो, इस लूट के पाप में तुम भागीदार हो ना? पत्नी ने तुरंत रत्नाकर की आंखों में आंखें डाल के बोला कि नहीं स्वामी, मैं कैसे भागीदार हूं? मैंने थोड़ी कोई पाप कृत्य किया है, वो तो आपके कर्म है। तो पाप तो आपका हुआ, मेरा पाप नहीं, क्योंकि मेरे कर्म ऐसे नहीं। रत्नाकर की आंखें चौड़ी हो गई। रत्नाकर ने बोला तुमने तो शादी के समय कसम खाई थी। पत्नी ने फिर गंभीर होकर कहा, याद कीजिए स्वामी, मैंने कसम खाई थी कि सुख और दुख में मैं आपका साथ दूंगी, आपके सुख और दुख में साथ दूंगी, पर आपके पाप में मैं आपका साथ दूंगी, ऐसी कोई कसम नहीं है धर्मशास्त्रों में। रत्नाकर जड़वत वहीं खड़ा हो गया कि सच कह रही है। तुरंत वापस नारद के पास दौड़ के गया, बोला ये तो सच कहा आपने, ये पाप तो केवल मेरा है। नारद ने कहा फिर? रत्नाकर तो अंदर से पानी पानी हो गया, जिनके लिए सब कुछ कर रहा था वही पाप में भागी ना होंगे? नारद ने बोला कोई बात नहीं, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं। देखिए रत्नाकर जीवन को कितना अलग और गलत देख रहा था। विप्रयय, नारद ने सत्य बताया और अचानक उसको झटका लगा। यह हुआ अक्लिष्ट विप्रयय, ये सत्य की तरफ लेके गया। नारद ने बोला ठीक है, आज से ऐसा कर, भगवान राम को याद कर, बैठ और उनको याद कर। पर हुआ यह कि वाल्मीकि जब राम बोलने लगे, उनके संस्कार इतने गहरे थे कि मुंह से मरा ही निकलता था, क्योंकि मारते ही आए थे अभी तक रत्नाकर, सॉरी, तो बार बार मरा मरा ही बोलते रहे, पर साधना ऐसी गहरी हुई। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं आप पानी चढ़ाएं, मुझे जल चढ़ाएं, एक पत्ता चढ़ाएं, एक फूल चढ़ाएं, मत बोलिए कोई मंत्र, अगर आप सच्चे मन से मुझे याद करते हैं मैं आता हूं। वो मरा मरा बोलते रहे और सच्चे मन से उन्होंने उस अनंत चेतना की प्रार्थना की और ब्रह्म स्वयं उससे प्रसन्न हुए। और बाद में डाकू रत्नाकर वाल्मीकि ऋषि के नाम से जाने गए, जिन्होंने रामायण इस पूरी दुनिया तक पहुंचाई लिखकर। सो ये उदाहरण है अक्लिष्ट विप्रयय का। सो अक्लिष्ट विप्रयय, हर वो ब्लो जो हमारे ऊपर आता है, जो हमें सही दिशा में ले जाता है, हर वो चीज। तो हमने आपको बताया कि विप्रयय रॉन्ग परसेप्शन, किसके बारे में? खुद के बारे में भी और दूसरों के बारे में भी। खुद के बारे में रॉन्ग परसेप्शन क्या है, जरा कुछ पल इस पे बात करते हैं। ये सेंटेंस जब हम इस बारे में पहले भी बात कर चुके हैं, ये सेंटेंस जब भी हम पूरा करते हैं, आई एम डॉट डॉट डॉट, मैं कौन हूं? अगर मैं कहता हूं मैं लड़का हूं या मैं कहती हूं मैं लड़की हूं, तो ये भी विप्रयय का उदाहरण है। जेंडर आत्मा का नहीं होता, ये केवल शरीर का है। और जैसे ही मैं खुद को लड़की कहती हूं, इस लड़की से संबंधित सारी लिमिटेशंस अपने आप मेरे ऊपर आरोपित हो जाती हैं, क्योंकि मैं खुद को लड़की समझती हूं। ठीक है, मैं खुद को मां समझती हूं। मैं कौन हूं? मैं मां हूं। अब बेटा दुख दे रहा है तो जीवन में कुछ बचा ही नहीं फिर, क्योंकि ऐसे मैं खुद को डिफाइन करता हूं। मैं खुद को पत्नी डिफाइन करती हूं, और अगर पति दुख दे रहा है तो जीवन में कुछ बचा ही नहीं। मेरी डेफिनेशन इतनी लिमिटेड है। मैं खुद को अधिकारी के रूप में डिफाइन करता हूं, और अधिकारी के रूप में डिफाइन करता हूं, नौकरी में बॉस ने कुछ कह दिया तो आज मेरा दिन खराब हो गया, क्योंकि मेरी डेफिनेशंस ऑफ सेल्फ इतनी छोटी है। मैं खुद को एक व्यापारी के रूप में डिफाइन करता हूं, और अगर बिजनेस में लॉस हो गया तो मेरा जीवन की जड़ें हिल गई। मैं ऐसे पानी पर रंगोली बना के अपने जीवन को जीता हूं। मैं खुद को कहता हूं हिंदू, और जब दंगे होते हैं तो मैं व्यथित हो जाता हूं, क्योंकि निश्चित तौर पर मैं फिर बायस्ड हो जाऊंगा। मैं खुद को कहता हूं कायस्थ,
और कई बार जब कोई लोग दूसरी जाति में शादी करते हैं तो कई धर्मों में आपने, कई जगहों आपने ऐसा देखा है कि ऑनर किलिंग में बच्चों तक को मार दिया जाता है। ये क्या है? यही तो विपर्य है। मैं खुद को क्या परिभाषित कर रहा हूं और कैसी दुनिया में बना रहा हूं ऐसी परिभाषाओं के साथ। मैं खुद को उत्तर भारतीय कहता हूं और जो नॉर्थ ईस्ट से लोग आते हैं उनको अजीब अजीब नामों से पुकारता हूं, भद्दे नामों से। हमें कहने में भी शर्म आती है। आई डोंट नो इसका मतलब क्या होता है। दे कॉल देम चिंकी। क्यों? क्योंकि केवल वो उनके जैसे नहीं दिखते। ऐसी भद्दी शब्दों का प्रयोग, क्योंकि वो हमारे जैसे नहीं दिखते। तो ये सब मेरी लिमिटेड आइडेंटिटीज है। बस मैं खुद को वही मानता हूं। मैं खुद को भारतीय मानता हूं, फिर मुझे चीनी पसंद नहीं आते। मैं खुद को मालवी मानता हूं। महाराष्ट्र में एक आंदोलन चला था यूपी और बिहार के लोगों को महाराष्ट्र से बाहर करने के लिए। अमेरिका में सिविल वॉर में जितने लोग मारे गए, आज तक अमेरिका के इतिहास में वर्ल्ड वॉर तक में इतने नहीं मरे थे जितने सिविल वॉर में मारे गए। एक दूसरे को मार डाला। ये सब क्यों होता है? जब मैं ऐसी लिमिटेड आइडेंटिटीज बना के चलता हूं। मैं खुद को गरीब मानता हूं। मैं कौन हूं? मैं गरीब इंसान। अब इससे क्या आएगा? स्वतः हेल्पलेसनेस आपके दिमाग में आएगी। मैं क्या हूं? मैं मोटा हूं। इससे क्या होगा? सेल्फ कंसेप्ट पुअर हो जाएगा। ये सब चीजें मैं नहीं हूं। ये तो केवल मेरे शरीर से संबंधित है। अगर मैं इसी को डिफाइन करता रहूंगा जिंदगी भर, तो जिंदगी भर दुखी रहूंगा। और यही वृत्तियां जो मेरे मन में आएंगी, इसी को विपर्य महर्षि पतंजलि ने कहा, विपर्य है। तो करें क्या? तो लेट मी टेल यू अ योगिक टूल किट। आजकल टूल किट का जमाना है। सो लेट मी टेल यू सम योगिक टूल किट्स। पहला, अपने जीवन के सारे मेजर रोल्स लिखें। कौन कौन से आपके मेजर रोल है, पर सबसे पहले अपना नाम लिखिए। आपकी पहली जिम्मेदारी खुद के प्रति होती है। खुद को जानिए। बाकी सब रोल बाद में आते हैं। जितनी क्लैरिटी आपको खुद के बारे में होगी, उतनी ही क्लैरिटी आपको बाकी रिश्तों के बारे में होगी। स्टार्ट फोकसिंग मोर ऑन सेल्फ। सेल्फ टॉक बढ़ाइए। इससे विपर्य खत्म होने में मदद मिलेगी। अपनी भाषा और सोचने के तरीके पे काम कीजिए। अभी एक देश ने हमारे देश की कुछ जमीन पर कब्जा कर लिया, जैसा पढ़ने में आता है। हमने कहा चीनी बुरे हैं। चीनी बुरे हैं? सच में? इसका मतलब 170 करोड़ लोग बुरे हैं? क्या उन 170 करोड़ लोगों ने सिग्नेचर करके कहा था कि भारत की जमीन पे कब्जा कर लीजिए? नहीं ना। वो जो ठेला चला रहा है चीन में, वो कैसे बुरा हो गया? तो मुझे क्या कहना चाहिए? शायद मैं कहूं चीनी सरकार बुरी है। बेहतर, ये फिर बेहतर स्टेटमेंट है। ओके, चीनी सरकार बुरी है। देखिए विपर्य चीजों को गलत ढंग से कैसे हम देखते हैं। चीनी सरकार बुरी है। सरकार एक व्यक्ति नहीं होता ना। हो सकता है उसमें बहुत सारे लोग इसके विरोध में हो कि नहीं, किसी दूसरे देश की जमीन पे आप कब्जा ना करें, उनकी नहीं सुनी गई हो। ऐसा भी तो होता है। भारत में भी तो ऐसा होता है। आपके घरों में ऐसा होता है। कई लोग सही को सही कहते हैं। तो फिर पूरी सरकार को तो मैं बुरा नहीं कह सकता ना। तो फिर मुझे क्या कहना चाहिए? शायद मैं कहूं कि जिन्होंने ये निर्णय लिए वो लोग बुरे हैं। ये मोर रियलिस्टिक है। ये बेहतर है। ये सारी दुनिया को बुरा बोलने से तो कम बेहतर है। पर और भी कुछ हो सकता है क्या? और भी कुछ हो सकता है क्या? ठीक। क्या मैं ये कहूं कि ये निर्णय गलत है, ये निर्णय बुरा है? मार्टिन लूथर किंग कहते थे, हेट द क्राइम, लव द पर्सन। गलत कार्य से घृणा कीजिए। आप व्यक्तियों से घृणा करने लगेंगे, आप एक और वर्ल्ड वॉर खड़ा कर देंगे। सब अपने आप को सही ठिकाते सिखाते सिखाते। पढ़िए ना इतिहास उठा के। कौन था जो वर्ल्ड वॉर में था और उसको सही लॉजिकल नहीं लग रही थी वर्ल्ड वॉर उस समय? 1914 में दुनिया के हर देश को वर्ल्ड वॉर बिल्कुल लॉजिकल लग रही थी और उन सबको लग रहा था हम सही हैं। ऐसा हमें भी तो लगता है। जब हम बहू होते हैं तो सास गलत होती है। जब हम सास होते हैं तो बहू गलत होती है। ऐसा क्यों हो जाता है? जब हम सबॉर्डिनेट होते हैं तो बॉस गलत होता है। जब हम बॉस होते हैं तो सबॉर्डिनेट गलत होता है। यही तो विपर्य है, गलत तरीके से देखना। ठीक। सो इसको तोड़ना है। बी वेरी स्पेसिफिक व्हेन यू डिफाइन पीपल। जैसे फॉर एग्जांपल रमेश एक व्यक्ति है, वो भारतीय है। अब आप क्या कहेंगे? रमेश भारतीय है, देशभक्त है, अच्छी बात है। अब रमेश काम करता है एक अमेरिकन आईटी कंपनी में काम करता है।
अब आप क्या कहेंगे, वो भारत के लिए काम कर रहा है या अमेरिकन कंपनी के लिए, अमेरिका के लिए काम कर रहा है, क्योंकि उसकी मेहनत का फायदा तो अमेरिकन कंपनी की बैलेंस शीट में दिखता है। आगे चले, पर उसकी पोस्टिंग अमेरिकन कंपनी ने ब्राजील में कर रखी है। अब आप क्या कहेंगे, वो भारत के लिए काम करता है, भारतीय है वैसे तो, कि अमेरिका के लिए काम कर रहा है क्योंकि अमेरिकन कंपनी के लिए का को बेनिफिट होता है जब वो काम करता है, या फिर ब्राजील साउथ अमेरिका के लिए काम कर रहा है क्योंकि टैक्स तो वहां पे कर रहा है ना, वो इनकम वहां कर रहा है। पर जिस क्लाइंट के लिए वो काम करता है वो सूडान में बैठा है, वो क्लाइंट सूडान में है, अफ्रीका में, जिसको वो ब्राजील में उसका हेडक्वार्टर है रमेश का, वहां से बैठ के वो सूडान में मदद करता है। तो अब वो अफ्रीका को सर्व कर रहा है, साउथ अमेरिका को सर्व कर रहा है, नॉर्थ अमेरिका को कर रहा है, भारत को कर रहा है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई। ये जो आईटी कंपनी है जो अमेरिका बेस्ड है, इसकी पेरेंट कंपनी जर्मनी की कंपनी है, जो उसकी पेरेंट ओनर कंपनी है। जैसे जगुआर टाटा ने खरीद ली, ठीक, तो उसकी पेरेंट कंपनी तो जर्मनी की है, यूरोप की है। अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई। ये पेरेंट कंपनी तो जर्मनी की है, पर ये जो कंपनी है जर्मनी की, इसके 51% शेयर होल्डर्स ऑस्ट्रेलिया के नागरिक हैं। अब ऑस्ट्रेलिया के नागरिक हैं जो शेयर होल्डर्स हैं 51%, पर मैनेजिंग डायरेक्टर और कंपनी, पेरेंट कंपनी जर्मनी की है। वो कंपनी अमेरिका में एस्टेब्लिश्ड है, और उसमें काम करने वाला रमेश जो भारतीय है, उसकी पोस्टिंग ब्राजील में है, और वो सूडान की कंपनी के लिए काम कर रहा है। हमें बताएंगे आप चल क्या रहा है, वो किसके लिए काम कर रहा है? इसी को कहते हैं सत्य को देख पाना। ये सब तो यूं ही चलता रहता है। यू नीड टू सी बियॉन्ड, ठीक। तो खुद को सही ढंग से देखना, हमने कहा खुद को सही ढंग से देख पाएंगे, लिमिटेड आइडेंटिटी से परे देखेंगे, तो आप दुनिया को भी सही ढंग से देख पाएंगे। इसका क्या मतलब, क्या हम दुनिया को सही ढंग से नहीं देखते? हाँ, नहीं देखते, हम बता रहे हैं आपको। मनोवैज्ञानिकों ने रिसर्च करके प्रूव किया हम दुनिया को गलत तरीके से देखते हैं। पहला, इट इज कॉल्ड हेडोनिक ट्रेडमिल। हेडोनिक ट्रेडमिल का मतलब, जो चीजें हमें खुशी देती हैं, कोई भी चीज आप नई खरीदे, देखिए कैसी खुशी आती है। नई कार खरीदी है, कुछ भी नया कीजिए, ठीक है, बड़ी खुशी होती है। कुछ समय बाद वो खुशी कम होते 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 नॉर्मल आ जाती है। नॉर्मल एक, देयर इज समथिंग कॉल्ड लेसोडा लाइन। लेसोडा लाइन का मतलब होता है, एक लेसोडा विज्ञान मनोवैज्ञानिक हुए, विद्वान हुए, उन्होंने कहा इंसान एक हैप्पीनेस के लेवल पे रहता है। कुछ अच्छा हुआ तो कुछ समय बहुत खुश होगा, फिर वहीं आ जाएगा। कुछ बुरा हुआ तो कुछ समय बहुत दुखी होगा, फिर वहीं आ जाएगा। तो हम सबका एक जनरल हैप्पीनेस का लेवल है, उसको लेसोडा लाइन कहते हैं, ठीक। तो कोई भी चीज आप खरीदते हैं, एक लिस्ट बनाइए। हमें लग रहा है चीजें खुशी दे रही हैं, पर एक लिस्ट बनाइए हमारे कहने पर। आप लिखिए कि सबसे ज्यादा खुशियां आपको किन चीजों में मिली थी, वो ऐसे 10 पॉइंट लिख लीजिए। और अब लिखिए कितने समय तक वो एक्सट्रीम हैप्पीनेस बनी रही। जब कार खरीदी कितनी खुशी हुई थी, कितने समय तक वो एक्सट्रीम हैप्पीनेस रही? लिखिए 1 साल तक रही थी, फिर तो मैं नोटिस भी नहीं करता था कि मैं कार चला रहा हूं, ठीक। प्रमोशन हुआ, 6 महीने तक तो मजा आ जाता था, कुर्सी घुमा घुमा के देखता था। फिर 1 आध साल बाद तो अब आदत ही हो गई ना उस कुर्सी ऑफिस की। सिलेक्शन हुआ, आंखों पे भरोसा नहीं हुआ, आंखें मलमल के कंप्यूटर की स्क्रीन देखी थी। अब 10 साल हो गए नौकरी को, अब वो बात ही याद नहीं रहती। खुशी गिर रही है, नॉर्मल, ठीक। शादी हुई, कितने समय तक एक्सट्रीम एक्साइटमेंट था, फिर लेसोडा लाइन। लॉटरी लगी, अगेन लेसोडा लाइन। नया घर बनाया, बड़ी खुशी हुई, फिर से रोजमर्रा की बात होगी। सो पहली विपर्य क्या है? भौतिक चीजें सुख देती हैं, ये गलत है। ये बड़ी टेम्पररी सी चीज है। जैसे बच्चे खिलौने से, नए खिलौने से खेलते हैं फिर फेंक देते हैं, ऐसे ही हम लोग जीवन भर करते रहते हैं। थिंक अबाउट इट। ये भी विपर्य है, अननेसेसरी वृत्तियां बढ़ती हैं। इसीलिए चीजों से प्रसन्नता को अलग कर दीजिए। दूसरा, ड्यूरेशन निग्लेक्ट। मनोवैज्ञानिकों ने रिसर्च करके यह बताया है कि पॉजिटिव या नेगेटिव अनुभवों का आकलन करते समय उनकी कालावधि का कोई महत्व नहीं होता, उसके ड्यूरेशन का महत्व नहीं होता। इसका मतलब, अगर मैंने 1 वीक हॉलीडे मनाया अच्छी जगह जाके, एग्जॉटिक प्लेस पे, तो मुझे जितना मजा आया, इसका मतलब यह नहीं है कि अगर मैं 2 वीक हॉलीडे मनाता तो मुझे डबल मजा आता। ऐसा नहीं होता। मनोवैज्ञानिकों ने बताया कि आप किसी भी चीज को 2 फैक्टर्स पे याद रखते हैं। बड़े मजे की बात है। आपकी सारी यादें दर्ज किसमें होती हैं? एक, इंटेंसिटी ऑफ द पीक इमोशन,
जब एक्सट्रीम इमोशन था तब आपकी इंटेंसिटी कैसी थी, और दूसरा एंड मोमेंट पे आपका इमोशन क्या था, पीक इमोशन क्या था और फाइनल इमोशन क्या था। ये दो चीजें, जैसे आप डॉक्टर के पास दांत निकलवाने गए, पीक दर्द हुआ, आपको बहुत तेज दर्द हुआ, ठीक, जब वो कर रहा था, उसके बाद दर्द धीरे धीरे कम होता चला गया, कम होता चला गया, और आखिरी में तो बिल्कुल ही दर्द नहीं हुआ। तो पीक इमोशन कौन था? एक्सट्रीम पेन। फाइनल इमोशन क्या था? बहुत कम पेन। तो व्यक्ति याद रखता है फाइनल इमोशन को, उस एक्सट्रीम पेन को भूल जाएगा। पर अगर फाइनल इमोशन उस एक्सट्रीम पेन से भी ऊपर निकल गया तो उसको आप दर्द भरी याद की तरह याद रखेंगे। तो अब आप क्या याद करेंगे? जब आप याद करेंगे अपने डेंटिस्ट को, तो आप याद करेंगे ठीक अनुभव था दांत निकलवाना, यस देयर वाज पेन पर फाइनली इट वाज गुड। सो याद रखिए, जीवन में ये भी विपर्य है, हम चीजों को एज इट इज नहीं याद रखते। डिपेंड करता है आखिरी मोमेंट, लास्ट पार्टिंग फीलिंग क्या थी। यही पूरे जीवन के साथ होता है। मृत्यु के समय डाइंग थॉट पूरे जीवन को परिभाषित कर देता है। इसीलिए अब इसको यौगिक टूल किट में कैसे लागू किया जाए, तो हम करें क्या? जैसे पिछले के लिए हमने आपको यौगिक टूल किट दिया था कि एक लिस्ट बनाइए और लिखिए कितने समय तक खुशियां रही थी, एक्सट्रीम हैप्पीनेस कब तक रही थी उससे। अब अगला यौगिक टूल किट कीजिए। करिए क्या? डू द मोस्ट प्लेजेंट टास्क एट द एंड ऑफ डिफिकल्ट टास्क। ऑफिस में जो सबसे अच्छा प्लेजेंट टास्क है उसको आखिरी में कीजिए। तो आपका दिन भर लास्ट थॉट क्या रहेगा? अच्छा दिन बीता। सबसे कठिन काम आखिरी में करेंगे तो अच्छी बात नहीं, इससे आपकी मेमोरी गलत तरह से आपको याद रखेगी। अगर टीम असफल हो रही है आपकी, तो क्या करें? जब मीटिंग में उनको खूब डांट लिया आपने, पर आखिरी में उनको पुरानी सफलताओं की याद दिलाइए और बड़ी पॉजिटिव नोट पे मीटिंग खत्म कीजिए। इसको जीवन में अपनाइए, इससे आप विपर्य से बच पाएंगे, नेगेटिव से एटलीस्ट, अक्लिष्ट की तरफ बढ़ेंगे आप। ठीक, कोई भी प्रेजेंटेशन आप दे रहे हैं उसका अंत बहुत खूबसूरत पॉइंट पे कीजिए, अच्छी कुछ सुना के, कुछ पोएम सुनाइए, बहुत हाई पिच पे खत्म कीजिए। ठीक, आप किसी से भी मिल रहे हैं, आपकी बात समाप्त एक पॉजिटिव नोट पे होनी चाहिए हमेशा। ठीक है, हमेशा आप अपने ऑफिस से निकले तो सबको मुस्कुरा के, खूबसूरत तरह से, अच्छे से खुश होके सबको गुड बाय बोल के निकले। ये सब जो पार्टिंग मोमेंट्स होते हैं वो अच्छी यादें क्रिएट करते हैं। रिफ्रेन फ्रॉम बैड एक्सपीरियंसेस। जितने भी बैड एक्सपीरियंसेस हैं उनको रिफ्रेम कीजिए। जैसे कुछ बुरा अनुभव हुआ तो आखिरी में बैठ के सारा अनुभव के बारे में सोच लिया, उसको रिफ्रेम कीजिए कि इससे मुझे सीखने को क्या मिला, और वहां बात खत्म कीजिए। ठीक है, सो ये सब करना शुरू कीजिए। ये आपके जीवन को पॉजिटिव करेगा और ये विपर्य को क्लिष्ट से अक्लिष्ट की तरफ ले जाएगा। वृत्तियां खत्म नहीं होंगी पर एटलीस्ट बेटर वृत्तियां होंगी, आगे बढ़े। तीसरा गलती क्या करते हैं? इट इज कॉल्ड सोशल कंपैरिजन। चलिए हाथ खड़ा करके बताइएगा, बिल्कुल ईमानदारी से अंतरात्मा पे हाथ रख के बताइएगा। इट इज सेड दैट, इट इज को दूसरी भाषा में विदेशों में कहते हैं कीपिंग अप विद द जोनसेस। पड़ोसियों से के अनुसार जीना, पड़ोसियों के अनुसार वेलबींग रखना। चलिए हम आपको दो प्रश्न पूछ रहे हैं, ईमानदारी से हाथ खड़ा कीजिए। आप किसमें, कौन सी दुनिया चुनेंगे? दुनिया ए, वर्ल्ड ए क्या है? आपकी इनकम, ठीक, तो 5 लाख रुपए साल है, पर बाकी सबकी इनकम 2.5 लाख रुपए साल है। यह है वर्ल्ड ए। ए तरह की दुनिया क्या है? आपकी इनकम 5 लाख रुपए साल की है और दुनिया में बाकी सबकी इनकम 2.5 लाख रुपए साल है। ये वर्ल्ड ए है। वर्ल्ड बी सुनिए, आपकी इनकम 10 लाख रुपए साल, ठीक, पर बाकियों की इनकम 25 लाख रुपए साल है। ठीक, अब आप कौन सी दुनिया चुनेंगे? वर्ल्ड ए, बिल्कुल ईमानदारी से अंतरात्मा पे हाथ रखे, जो करेंगे, आदर्श की बात नहीं, जो करेंगे, जिसको आप चुनेंगे वही। ठीक, वर्ल्ड ए, आपकी इनकम 5 लाख रुपए साल है और दुनिया में सबकी इनकम 2.5 लाख रुपए साल है। ठीक, दूसरा, आपकी इनकम 10 लाख रुपए साल है पर दुनिया में बाकी सबकी इनकम 25 लाख रुपए साल है। रिसर्च बताती है मेजॉरिटी लोग वर्ल्ड ए चुनेंगे पर हमें क्या लगता रहता है जीवन भर, हम चाहते हैं ज्यादा इनकम हो। ऐसा नहीं है, ये कंपैरिजन है। तो ये विपर्य है, गलत तरीके से हम दुनिया को देखते हैं। फॉर गॉड से कंपैरिजन को खत्म कीजिए। ठीक, तो क्या करें? यौगिक टूल किट, अपनी एक ग्रेटिट्यूड लिस्ट बनाइए, भगवान ने जो दिया उसके लिए धन्यवाद दीजिए। ठीक है, अगला, नेगेटिविटी बायस। नेगेटिविटी बायस क्या होता है? रिसर्च ये बताती है कि हम कुछ बुरा होता है उस पर ज्यादा अटेंशन देते हैं, इसकी तुलना में जब कुछ अच्छा होता है।
हम जानबूझ के बुरे पे हमारा अटेंशन ज्यादा जाता है। जैसे एक सफेद बोर्ड पे एक ब्लैक मार्क लगा दीजिए तो उस पे ज्यादा अटेंशन जाता है। ऐसा इसीलिए होता है, ये हमेशा होता है। जैसे आपके बच्चे को याद कीजिए, उसके अभी 8th का रिजल्ट आया, सारे टेस्ट में स्कूल में सारे सब्जेक्ट में अच्छे नंबर आए, पर केवल साइंस में 35 नंबर आए 100 में से, और एक में 99 भी आए हैं मैथ्स में। पर देखना आप घर में ज्यादा बात साइंस की होगी मैथ्स की तुलना में। मैथ्स में 90 आए 9 आए, इस पे ज्यादा चर्चा नहीं होगी। साइंस में 35 आए हैं, इस पे ज्यादा चर्चा होगी। नेगेटिविटी बायस। आपका बॉस या कोई व्यक्ति आपको कह दे अपने ऑफिस में कि आज आप बहुत अच्छा लग रहे हैं, आपका टर्नआउट बहुत अच्छा है, आपको अच्छा लगेगा, गुड पॉजिटिव कमेंट है। पर अगर आपका बॉस आपको यह कह दे, यार उस दिन मैंने 3 लोगों को तुमसे मिलने के लिए भेजा था थोड़ा अरेंजमेंट करने के लिए, तुम थोड़ा और कर्टियस होते उनके साथ तो अच्छा रहता, बस इतना सा बॉस बोल के चले गए कि तुम थोड़ा और कर्टियस होते, थोड़ी और विनम्रता से उनसे बात करते तो अच्छा रहता। ये भी एक नेगेटिव रिमार्क है, पर हम शर्त लगा के कह सकते हैं। आपको कहा कि आपका टर्नआउट अच्छा है, आप अच्छे दिख रहे हैं, ये रात को सोते समय आपके दिमाग को नहीं झकझोरने वाला है। पर जब बॉस ने कह दिया कि तुम थोड़े और विनम्र होते तो अच्छे होते, ये बात बार बार आपके दिमाग में आएगी, मैंने कहाँ गलत बात की, यू उन्होंने ऐसा क्यों कहा। मैं वो आप 4 लोगों को फोन लगा के पूछेंगे, यार क्या मैं उस दिन कम विनम्र था, ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसीलिए होता है, ये भी विपर्य है। हम चीजों को बराबर धरातल पे नहीं देखते, हम बायस्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम सब जानवर थे, जंगल में रहा करते थे, तो जंगल में एक हल्की सी आहट हमारे सर्वाइवल के लिए थ्रेट होती थी। तो हमारा शरीर 20-30 लाख साल से, करोड़ों साल से ऐसा बना है, जहां भी कुछ खतरा होगा हम उस पर ज्यादा अटेंशन देंगे। इसलिए जब कोई तारीफ करता है तो कोई खतरा नहीं है, इसलिए हमारा दिमाग ज्यादा उस पर अटेंशन नहीं देता। पर जैसे कोई बुराई करता है तो थ्रेट है, खतरा है, नेगेटिव बात खतरा है, तो हमारे दिमाग में वो बात बार बार चलती है। इस विपर्य से बाहर निकलिए। ये क्लिष्ट विपर्य है, आप इसको अक्लिष्ट पे ले जाइए। वो क्या है? अक्लिष्ट विपर्य कैसे लाएं, इसमें कैसे इस नेगेटिव बायस से बाहर निकलें? यौगिक टूल किट इज, रोज रोज अपना पॉजिटिविटी रेशियो 3:1 मेंटेन कीजिए। डेली बेसिस पे मेंटेन योर पॉजिटिविटी रेशियो 3:1। रोज शाम को देखिए कि दिन भर में 3 बड़ी खुशी की चीजें होनी चाहिए थी, और एक चीज ऐसी हो जिसमें आप परेशान हुए। अगर आप 3:1 का रेशियो मेंटेन कर रहे हैं तो आपकी लाइफ पॉजिटिव रहेगी और आप इस नेगेटिव बायस से बाहर निकल जाएंगे। पर अगर आप ये रेशियो मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो आप इसमें ट्रैप हो जाएंगे। 3:1 रूल नंबर 1। ठीक। इसका रूल नंबर 2, किसी भी व्यक्ति को कि अगर आप एक बार बुराई करें तो उसके एवज में आपको उसकी 5 तारीफ करनी होगी। इस नियम को याद रखिए। ऐसा नहीं होगा, अपन कई बार घरों में कहते हैं भाई हम तुम्हारी तारीफ भी तो करते हैं, वो तो तुम्हें याद नहीं रहती, तुम्हें जरा सा बुरा बोल दो तुम्हें याद रह जाता है। ये रिसर्च, हम जितने भी शब्द हमने मुंह से अभी तक बोले हैं सब रिसर्च हैं, मन से बातें नहीं बना रहे हैं। रिसर्च ने प्रूव किया है कि आपको 5 बार पॉजिटिव बोलना होगा, तब वो एक बार नेगेटिव बोलने का बात न्यूट्रलाइज हो पाएगी। आपने बोला कि यार तुमने खाना बहुत गंदा बनाया है, तो उसके लिए 5 पॉजिटिव बात बोलनी होगी आपको, तो वो बात जाके न्यूट्रल होगी। अगर आपने एक पॉजिटिव एक नेगेटिव बोली तो ऐसा नहीं है, नेगेटिव बात का असर 5 गुना ज्यादा होता है साइकी पे। तो उसको बैलेंस करने के लिए 5 बार बोली, करना शुरू कीजिए आज से, अभी से। बच्चों के लिए, हर के लिए घर में यही कीजिए। एक नेगेटिव स्टेटमेंट उसको 5 से कंपनसेट कीजिए। इमीडिएटली 5 बोलना जरूरी नहीं है, पर दिन भर में 5 बोलिए जरूर। आगे देखिए। और मान लीजिए अगर आप सोच रहे हैं सर नेगेटिव तो हो गया, अब दिन भर में पॉजिटिव कुछ नहीं हुआ, तो कैसे रेशियो मेंटेन करें? पोएम लिखिए, गार्डन में प्लांट में पानी दीजिए, गाना गाइए, डांस कीजिए, ड्राइंग कीजिए, रीडिंग कीजिए, कुछ ऐसा कीजिए जिसको आपको अच्छा लगे, और जैसे वो 3 पे हो जाए वहां तक लेके जाइए। इसको आप डेली बेसिस पे कीजिए। इट विल हेल्प यू टू मेंटेन योर पॉजिटिव रेशियो 3:1, और आपको विपर्य से बाहर निकलने में मदद मिलेगी। ठीक। कुछ और चीजें जहां हम गलत, लेट मी क्लियर इट, विपर्य खत्म नहीं होगा, ये क्लिष्ट विपर्य से अक्लिष्ट की तरफ ले जाएगा। ठीक। विपर्य तो है, वो तो चित्त की वृत्ति है, वो रहेगी ही हम में। ठीक। एक और छोटा सा आपको, एक और जगह हम विपर्य करते हैं, कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट होता है। कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट क्या होता है कि हम 2 लोगों को आपस में तुलना करते हैं। एक लंबे व्यक्ति के पास में एक छोटे व्यक्ति को रख दो, ज्यादा छोटा लगने लगेगा। एक कम हाइट के व्यक्ति के पास एक नॉर्मल हाइट के व्यक्ति को रख दो, ज्यादा लंबा दिखने लगेगा। ये भी तो विपर्य है। आप सत्य को कहां देख रहे हैं? आप
गलत देख रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू जी के बाद जब शास्त्री जी आए थे, प्रधानमंत्री बने थे, सारी दुनिया नेहरू जी को शास्त्री जी से कंपेयर करती थी। अरे कहां नेहरू जी, 17 साल का एडमिनिस्ट्रेटिव अनुभव, और शास्त्री जी ने अभी शुरू किया था, उन्हें समय देना जरूरी था। आप एकदम से जज नहीं कर सकते लोगों को। और शास्त्री जी ने बाद में सिद्ध किया कि उनकी योग्यता किसी से कम नहीं है, पर लोगों ने कंपेयर कर करके काफी नेगेटिव बातें करी। अमिताभ बच्चन इतने बड़े हीरो हैं, हम सबकॉन्शियसली अभिषेक बच्चन को जब भी मूवी में देखते हैं अमिताभ बच्चन से कंपेयर करते हैं। इससे उनके ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस को भी हम बिलो ऑर्डिनरी ग्रेड करने लगते हैं। हमें कभी ऐसा नहीं करना है, कभी किसी तरह का कंपैरिजन मत कीजिए, ये व्हाइट पॉइजन है। अक्लिष्ट विपर्य की तरफ जाइए, सही देखिए कैसे, नो कंपैरिजन, किसी से कंपैरिजन मत कीजिए, सिबलिंग्स में, लोगों में, ठीक। सबके अपना अपना व्यक्तित्व होता है। इस तरह से जब आप लोगों को देखेंगे, अपने आप पाएंगे कि आप अक्लिष्ट विपर्य की तरफ जा रहे हैं। रॉन्ग परसेप्शन आपका कम होने लगेगा, मिसकंसेप्शन कम होने लगेगा, ठीक। एक और गलती लोग करते हैं, जब वो सत्य को नहीं देखते, क्लिष्ट विपर्य होता है। कैसे? प्रोजेक्शन, सुपर इंपोजिशन, हम अपने व्यक्तित्व को दूसरे पे इंपोज करते हैं, ठीक। एक ऑनेस्ट ऑफिसर देखता है कि एक दूसरा ऑफिसर ट्रैप हो गया करप्शन के केस में, तो उस ऑनेस्ट ऑफिसर को लगता है उस पर क्या बीत रही होगी, कितना परेशान हो रहा होगा। वो नहीं हो रहा है, वो जो ट्रैप हुआ है वो करप्ट है, वो करता रहा है करप्शन। वो इतना परेशान नहीं है जितना सोच सोच के आप परेशान हो रहे हैं, क्योंकि आपको ये लग रहा है कि मैं होता तो क्या। ऐसे नहीं होता। हर व्यक्ति जहां है उसका अपने संस्कार है, जन्म संस्कार, कर्म संस्कार, पितृ संस्कार, और वो वहां है। तो स्टॉप दिस सुपर इम्पोजिशन। हर व्यक्ति का यूनिक कर्मा साइकिल है। तो अपने आप को हर जगह अगर आप सुपर इम्पोज करेंगे तो आप सत्य को नहीं देख पाएंगे, आप बार बार अपने अंदर वृत्तियां बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है। इन सब चीजों को हमें ध्यान रखना है जब हम अपने आसपास की दुनिया को देखते हैं। एक और हम करते हैं प्रोजेक्शन के अलावा, तो यौगिक टूल किट भी हम आपको बताते जा रहे हैं कि हर व्यक्ति को ये अलग, मानिए अपने आप को सुपर इम्पोज करने की जरूरत नहीं है, ठीक, क्योंकि उसकी सोच, उसके जीवन जीने का तरीका अलग है। अगला, आखिरी इज स्टीरियोटाइपिंग। हम दूसरों को जज करते हैं वो जिस कम्युनिटी से बिलोंग करता है उसके आधार पर। बंगाली लोग ऐसे होते हैं, मराठी ऐसे, गुजराती ऐसे। ऐसे नहीं होता। हाँ ये ठीक है, समझने के लिए सही है, पर हर व्यक्ति को आप इंडिविजुअली ग्रेड कीजिए, अन्यथा फिर आप क्लिष्ट विपर्य की तरफ चले जाएंगे, मन में वृत्तियां बढ़ने लगेंगी। तो इस तरह से हमने ये जाना कि कैसे विपर्य एक क्लिष्ट जीवन को बनाता है। तो चलिए, और हमने ये भी जाना कि कैसे अहंकार हमें कष्ट मिलाता है, कैसे हमारी लिमिटेड आइडेंटिटी। हमने ये जाना अभी तक। एक क्विक फीडबैक, क्विक फॉलो अप लेते हैं। विपर्य का मतलब है जब हम वस्तु में अन्य वस्तु का भ्रमपूर्वक ज्ञान कर लेते हैं, उसी को विपर्य कहते हैं, फॉल्स नॉलेज। ये गलत है। जैसे अंगूठी में सोने को ना देख पाना, जैसे शरीर को देखना, आत्मा को ना देख पाना, और इसी तरह के अलग अलग खुद को हम गलत तरह से देखते हैं। रॉन्ग आइडेंटिटी खुद की होती है और हम रॉन्ग आइडेंटिटी दुनिया की भी करते हैं। और हमने देखा कि दुनिया को हम किस तरह से रॉन्गली आइडेंटिफाई करते हैं। हेडोनिक ट्रेडमिल में हमने देखा कि कितने सारे अचीवमेंट कुछ समय के लिए प्रसन्नता देते हैं, फिर न्यूट्रल हो जाते हैं। फिर हमने ड्यूरेशन निग्लेक्ट देखा, हमने जाना कि आखिरी वाला पल पॉजिटिव होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। फिर हमने सोशल कंपैरिजन में भी देखा कि ये भी एक विपर्य है, क्लिष्ट विपर्य। इसके लिए हम किसी से कंपेयर ना करें। नेगेटिव बायस हमने देखा, ये भी क्लिष्ट विपर्य है, और इसके लिए 3:1 का रेशियो मेंटेन करें और बातचीत में 5:1 का रेशियो मेंटेन करें। इसके बाद हमने कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट भी देखा कि कैसे हम कॉन्ट्रास्ट लोगों को कंपेयर करते हैं, अभिषेक बच्चन, अमिताभ बच्चन, और ये सब देखा। और हमें हर व्यक्ति को इंडिविजुअली देखना चाहिए। हमने प्रोजेक्शन भी देखा, ये भी क्लिष्ट विपर्य है। उसके लिए हमें ध्यान करना चाहिए, अपने आप को हर जगह प्रोजेक्ट ना करें, सुपर इम्पोज ना करें, अन्यथा हम अननेसेसरी अपने अंदर वृत्तियां बढ़ाना शुरू कर देंगे। और इन सब चीजों को हमने जाना, और अब हम एक मेडिटेशन में जाएंगे, जिस मेडिटेशन में हम इस विपर्य को, इन लिमिटेड आइडेंटिटीज को समझेंगे, और हम ये जानेंगे कि हम इन सब लिमिटेड आइडेंटिटीज के परे हैं। जो हमारा सत्य है वो इन सब के परे है। तो चलिए, अपने आप को उस मेडिटेशन की स्थिति में लेके आइए। एक बहुत खूबसूरत मेडिटेशन हम लोग सब मिलके करने वाले हैं। सो अपने आप को आप
उस अवस्था में ले आइए जहां आप बिल्कुल कंफर्टेबली बैठे हों, एंड देन विल बिगिन दिस मेडिटेशन। आराम से लेट जाइए या बैठ जाइए, जहां भी आपको कंफर्टेबल लगता हो। बिल्कुल आराम से एक गहरी सांस अंदर लीजिए, पूरी तरह खुद को रिलैक्स कीजिए, एक कंफर्टेबल पोस्चर, बिल्कुल आराम। अपनी सांसों की ओर जागरूक हो जाइए। अपनी सांसों लय पर ध्यान दीजिए। अपनी सांसों के पैटर्न पे, लय पर ध्यान दीजिए। बने रहिए अपने सांसों में। एक और गहरी सांस, ब्रीद आउट। बहुत अच्छी। एक और गहरी सांस, ब्रीद आउट। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। अब इस शांत और स्थिर मनोदशा के साथ अपने शरीर पर ध्यान केंद्रित कीजिए। एक गहरी सांस लीजिए और उस ऊर्जा को अपने पैरों की उंगलियों में प्रवाहित होने दीजिए। आप अपने पैरों की उंगलियों में उस सेंसेशन को महसूस कर सकते हैं। अब उस ऊर्जा को अपनी पिंडलियों में प्रवाहित होने, कंप्लीटली रिलैक्स, पूरी तरह से। अब इस ऊर्जा को अपने घुटनों और जांघों की तरफ बढ़ने दीजिए, पूरी तरह से रिलैक्स्ड, कंप्लीटली रिलैक्स्ड। अब इस पॉजिटिव एनर्जी को अपने पेट और कमर में बहने दीजिए, पूरे निढाल हो जाए, रिलैक्स, कंप्लीटली रिलैक्स, बिल्कुल आराम। अब इस ऊर्जा को अपने हृदय में गहराई से, कंप्लीटली रिलैक्स। अब इस ऊर्जा को अपने हाथों में बहने दीजिए, पूरी तरह से हाथ रिलैक्स्ड, कंप्लीटली रिलैक्स्ड। और अब इस पॉजिटिव एनर्जी को अपनी गर्दन से होते हुए अपने मस्तक की ओर बहने दीजिए। आपका पूरा चेहरा रिलैक्स्ड, कंप्लीटली। लेट योर फेस रिलैक्स, पूरी तरह से रिलैक्स्ड। अब इस अनन्य चेतना को अपने सिर के ऊपर सहस्त्रार चक्र पर केंद्रित कीजिए, कंप्लीटली रिलैक्स, गहरा केंद्र। जैसे हम 3 से 1 कहेंगे, और गहरी केंद्रित कीजिए, 3,
दो और गहरे, और हम जैसे ही एक कंप्लीटली रिलैक्स, पूरी ऊर्जा आपके सहस्त्रार पे केंद्रित हो जाए। एक, एक्सीलेंट, वेरी गुड, कंप्लीटली और अब हम अपनी चेतना को शरीर से ऊपर एक खूबसूरत यात्रा की ओर लेके जाएंगे। जैसे ही हम 5 से 1 गिनेंगे, हम चेतना की एक सघन यात्रा पर जाना शुरू करेंगे। हमारी चेतना इस सृष्टि में अनंत यात्रा की साक्षी, अनगिनत जन्म और मृत्यु की साक्षी है। आज धीरे धीरे चेतना शरीर से ऊपर उठती है। ये चेतना कई प्रलय और प्रभाव इसके समक्ष है। कई अस्तित्वों की कहानी इसमें छुपी है। 4 और ऊपर, हमारे चित्त की गहराई में अनगिनत अस्तित्वों की कहानियां हैं। चेतना के एक धक्के से वे सारे पृष्ठ भूतकाल में हमारे अस्तित्व की यात्रा में छुपे थे, उजागर हो जाए। 3 और ऊपर, और ऊपर। जैसे हम एक कहेंगे, आप शरीर से बहुत ऊपर चेतना की यात्रा पे होंगे। आइए इस चेतना की अनंत यात्रा पर चलते हैं। 2, और जैसे ही हम एक कहेंगे, आप ऊपर से अपने शरीर को सदृश्य देख पाएंगे। अपनी चेतना में आप नीचे धरती पर लेटे या बैठे हुए अपने शरीर को देख पाएंगे। 1, आप देख पा रहे हैं, आप महसूस कर पा रहे हैं अपने स्वयं धरती पर लेटे। देखिए पूरा शरीर दृश्य है। और अब इस शरीर को यहीं छोड़ के हम चेतना की और सघन यात्रा पे जाएं। जैसे ही हम 3 से 1 गिनेंगे, आपके सामने आपको एक पुल दिखाई देगा। उस पुल की दूसरी ओर हमारी चेतना की अनंत यात्रा का एक पड़ाव है। हम उस पड़ाव की ओर जा रहे हैं। 3, आप अपने सामने एक पुल को देख पा रहे हैं, जिसका एक सिरा वर्तमान है और दूसरा सिरा आपके अस्तित्व का एक प्रारंभिक अध्याय है। जब हम एक चट्टान थे, 5 महाभूतों से बनी एक चट्टान, धीरे धीरे उस पुल पर चलना शुरू कीजिए। पूरी तरह से विश्राम, शांत, आप उस पुल पर चल रहे हैं, जिसके दूसरी ओर करोड़ों वर्ष पूर्व आपका चट्टान के रूप में अस्तित्व है। हम इस सृष्टि में हर रूप में रहे। 2 और आगे, और आगे,
आपको उस छोर का भान होने लगा है। लाखों वर्ष पूर्व, करोड़ों वर्ष पूर्व, जब पृथ्वी पर मानव सभ्यता नहीं थी, तब भी चट्टान के रूप में आप थे, आप विद्वान। उस छोर का अब आपको दृश्य महसूस हो रहा है। वहां की हवा, आवाज, आसपास का दृश्य आपको महसूस हो। और जैसे हम एक कहेंगे, आप खुद को पुल के उस सिरे पर स्वयं को एक चट्टान के रूप में पाएंगे, एक स्थिर चट्टान। ट्रस्ट योर इंट्यूशंस। अपने इंट्यूशंस पे पूरा विश्वास कीजिए। आपकी चेतना को सब पता है, उसे सब पता है। ट्रस्ट योर इंट्यूशंस। जैसे ही हम एक कहेंगे, आप अपने इस पुल के दूसरी ओर अपने आप को एक चट्टान के रूप में पाएंगे। एक, अब आप पुल के दूसरी ओर उतर गए, अपने अस्तित्व के चट्टान रूप, उस स्थिरता को महसूस कीजिए। भले आपको कुछ दिखे ना, उसको ऊर्जा में महसूस कीजिए, उसको चेतना में महसूस कीजिए, उस अस्तित्व, उस जड़त्व को महसूस कीजिए, अपने बीइंग में, स्वयं उस स्थायित्व को महसूस कीजिए। ट्रस्ट योर इंट्यूशंस। अपने इंट्यूशंस पे विश्वास कीजिए। जो कुछ आपको महसूस हो रहा है, सब कुछ सत्य है। आसपास के दृश्य की ओर सचेत हो। अपनी सतह के तापमान को महसूस कीजिए। हवा को महसूस कीजिए, जो हवा आपके चट्टान रूपी शरीर से छूके जा रही है। महसूस कीजिए उस तापमान को, महसूस कीजिए जो आपकी सतह का है। अब अपने रंग को जरा देखिए, किस रंग की चट्टान है? अपनी संरचना को देखिए, अपनी बनावट, परतों, अचेत हो जाइए, साक्षी डूब जाइए उसमें, महसूस करिए। आसपास के मौसम, हवाओं को, तापमान को, सब कुछ को महसूस करिए। देखिए, दिन है कि रात है, कौन सा पहर है, सब महसूस कीजिए। आपकी चेतना की यात्रा, बस साक्षी कुछ पल इसी स्थिरता में रहे। अपने इस चट्टान रूपी अस्तित्व को महसूस करें। बस रहे, महसूस। इस सघन विश्रांति और स्थायित्व के साथ अब हम चेतना की अगली यात्रा पे चले। अब हम जैसे ही 5 से 1 गिनेंगे,
आपकी चेतना उस पत्थर रूपी शरीर से ऊपर उठेगी और हम एक नई यात्रा पे जाएंगे। जैसे ही हम 5 कहेंगे, आप खुद को एक सुरंग के सामने पाएंगे। सुरंग का एक छोर आपका वो चट्टान रूपी वर्तमान होगा और सुरंग का दूसरा छोर आप खुद को एक वृक्ष के रूप में पाएंगे। एक छोर चट्टान रूपी वर्तमान और सुरंग के दूसरे छोर में आपका वृक्ष रूपी जीवन इंतजार कर रहा है। आपकी चेतना की अनंत यात्रा का एक और पड़ाव। 5, आप खुद को एक गुफा के सामने देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं। धीरे धीरे बिल्कुल शांत भाव से इस गुफा में चलिए। बिल्कुल शांत और सहज। 4, धीरे धीरे आगे बढ़िए। बिल्कुल निश्चित अपनी चेतना को गमन करने दीजिए। जैसे ही हम 1 कहेंगे, आपकी चेतना उस वृक्ष रूपी जीवन काल में हो। 3, आप धीरे धीरे उस छोर की ओर बढ़ रहे हैं। उस छोर का प्रकाश अब आपको महसूस होगा। बहुत शांत और तेजी से आप बढ़ रहे हैं। 2, अब आपको उस दूसरे छोर की आवाजें सुनाई देने आपको महसूस होने लगा है। उधर जंगल की वनस्पतियों की आवाज आपके कान में, प्रकृति की आवाजें आप सुन सकते, महसूस कर सकते। और जैसे ही हम 1 कहेंगे, आप स्वयं को सुरंग के दूसरी ओर एक वृक्ष के रूप में पाएंगे। 1, अब आप सुरंग की दूसरी ओर, दूसरे सिरे पर अपने अस्तित्व के वृक्ष रूप में, अपनी जड़ों को महसूस कीजिए। महसूस कीजिए। ट्रस्ट योर इंट्यूशंस। आपकी चेतना सब कुछ जानती है। अपनी जड़ों को महसूस कीजिए। कितनी बड़ी जड़ें हैं, कितनी दूर तक फैली है। अपना होना महसूस कीजिए। आसपास की मिट्टी के रंग को महसूस कीजिए जिसमें आपकी जड़ें हैं। देखिए किस रंग की मिट्टी है, महसूस कीजिए। लाल, काली, भूरी, पीली, भुरभुरी, कैसी है वो? अब अपनी शाखाओं को महसूस कीजिए। देखिए कैसी आपकी शाखाएं फैली। अपने होने को महसूस कीजिए। कौन से पेड़ हैं आप, महसूस कीजिए। कौन सा पेड़ है? आपकी चेतना की अनंत यात्रा का एक पड़ाव। और अब अपने अंदर दौड़ते हुए प्राण को महसूस कीजिए। देखिए कैसे वो प्राण पोषण को जड़ों से शाखाओं तक पहुंचाता है। देखिए कैसे आपके अंदर तेज वो प्राण बह रहा है। बहने दीजिए। अपने वृक्ष रूप को याद कीजिए।
अपनी पत्तियों को महसूस कीजिए। महसूस करें कि कैसे वो प्रकाश संश्लेषण से भोजन बना रही है, कैसे सूर्य का प्रकाश उन पत्तियों पे पड़ता है और कैसे वो भोजन बना रही है। अपने फलों, फूलों, टहनियों, पत्तियों को महसूस करें। अपना वृक्ष होना महसूस करें। कैसे रात में चांद की चांदनी उस वृक्ष पे चमकती है, झूमती है। आसपास के वातावरण की नमी को महसूस कीजिए। कैसा है वातावरण? उष्ण है, शुष्क है, वर्षा का है। Exactly. Trust your intuition. जो कुछ महसूस हो रहा है सब सत्य है। बिल्कुल निश्चित रहिए। Trust your intuition. बस साक्षी बनो। कुछ पल इसी स्थिति में रहे। इस प्राण, इस ऊर्जा, इस वायु में बने रहे। अपने वृक्ष अस्तित्व को महसूस करें। और अब हम अपने चेतना की अगली यात्रा पे जाएंगे। जैसे हम 5 से 1 गिनेंगे, आप अपने सामने एक ऊपर की ओर उठती हुई सीढ़ियों को पाएंगे। एक सीढ़ियां जो ऊपर की ओर जा रही है। और जैसे हम 5 से 1 गिनेंगे, आप उन सीढ़ियों पे चढ़ना शुरू करें। और उस सीढ़ियों का अगला छोर हमारी चेतना के पशु रूप के अस्तित्व का छोर। वहां हमारी चेतना पशु रूप में मौजूद है। पांच, आपको खुद के सामने एक सीढ़ी महसूस हो रही है, जिसका एक सिरा आपका वृक्ष रूपी वर्तमान है और दूसरा सिरा आपके अस्तित्व का वो अध्याय है जिसमें आप पशु रूप में थे। जब हम पशु थे। 4, धीरे धीरे पूरी तरह से विश्राम और शांति के साथ उस सीढ़ी पर चलना शुरू कीजिए, चढ़ना शुरू। इसके दूसरी ओर लाखों वर्ष पूर्व पशु के रूप में आपका अस्तित्व है। 3, और ऊपर और गहरे। आपको अब उस छोर का भान होने लगा है। लाखों वर्ष पूर्व जब पृथ्वी पर या किसी और ग्रह पर आप पशु के रूप में विचरते थे। 2, अब आपको उस छोर का दृश्य महसूस होने लगा। वहां की हवा, आवाजें,
आसपास का दृश्य सब महसूस होने लगे। और अब हम जैसे ही एक कहेंगे, आप खुद को सीढ़ी के अंतिम छोर पर पाएंगे, जब आप अपनी चेतना के दूसरे अस्तित्व पर एक अलग पशु रूप में खुद को पाएंगे। ट्रस्ट योर इंट्यूशंस, अपने इंट्यूशंस पे पूरा भरोसा रखें। आप जो महसूस कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। और जैसे हम कहेंगे एक, आप सीढ़ी के दूसरे छोर पे खुद को पाएंगे। एक, दूसरे छोर। अब आप सीढ़ी के अंतिम छोर, अपने अस्तित्व के पशु रूप, अपने पैरों की तरफ ध्यान दें। कैसे पैर हैं आपके? किस पशु के रूप में है? ट्रस्ट योर इंट्यूशंस। आपको कुछ ना भी दिखे तो भी आप महसूस कर पाएंगे, क्योंकि ये आपकी चेतना की ही यात्रा है। अपने त्वचा के रंग पर गौर कीजिए। कौन से पशु हैं? अपने बालों के रंग पर गौर कीजिए। ट्रस्ट योर इंट्यूशंस। आपके चित्त में सभी स्मृतियां छुपी हैं। आप कहां हैं? क्या कर रहे हैं? महसूस कीजिए। आपको एग्जैक्टली ट्रस्ट योर इंट्यूशंस। आपके आसपास कैसे पशु हैं? उस पशु रूप में खुद को महसूस कीजिए। आपके मन में क्या चल रहा है? ये जो पशु रूप शरीर का मन है, इसमें क्या चल रहा है? महसूस कीजिए। ट्रस्ट योर इंट्यूशंस। ये डरा हुआ है, खुश है, शांत है, एक्साइटेड है? क्या महसूस कर रहा है? ट्रस्ट योर इंट्यूशन। यू नो एग्जैक्टली व्हाट। कुछ पल बने रहिए, साक्षी बने। इस पल, इस स्थिति के साक्षी, इस प्राण, इस शरीर, इस मन, इस साक्षी मन, इस पशु शरीर, पशु मन, इसके साक्षी मन। अपने अस्तित्व को महसूस करें। और अब जैसे ही हम 5 से 1 कहेंगे, हम अपनी चेतना को और सघन करेंगे। और आज हम अपने किसी पूर्व जन्म के ग्लिम्स की तरफ बढ़ेंगे। जैसे ही हम गिनती 5 से 1 करेंगे, आपकी चेतना धीरे धीरे ऊपर उठेगी। 5, चेतना और ऊपर उठाइए, इस पशु शरीर से। 4 और ऊपर, 3, 2, 1, 0। 2, 1, 0। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114
और जैसे ही हम एक कहेंगे, आपकी चेतना अपने पूर्व जन्म में किसी एक मानव शरीर के रूप में खुद को पाएगी। 3 और ऊपर और ऊपर और सघन, आपको उस पूर्व जन्म की स्थितियों का भान हल्का हल्का होने लगा है। 2 और अब हम जैसे ही एक कहेंगे, आप अपने आप को किसी पूर्व जन्म में मनुष्य के रूप में महसूस कर पाएंगे। आपकी चेतना सघन होती जा रही है और जैसे ही हम कहेंगे एक, आप किसी दूसरे जन्म में खुद को, अपने अस्तित्व को पाएंगे। 1, आप एक अलग टाइम जोन में, एक अलग कालखंड में, एक अलग समय अपने अस्तित्व के साथ मौजूद हैं। ट्रस्ट योर इंट्यूशन। आपकी चेतना से कुछ नहीं छुपा। एग्जैक्टली नोज अच्छे से। हर स्मृति इसमें ताजी है। एक अलग समय, एक अलग टाइम जोन, अपने होने को महसूस कीजिए। और अब अपने पैरों की तरफ देखिए। क्या पहन रखा है? क्या है आपके पास? महसूस कीजिए। अपने कपड़ों की तरफ देखिए। किस तरह के कपड़े हैं? अपने आसपास महसूस कीजिए। क्या महसूस हो रहा है? भले आपको कुछ न भी दिखे, ट्रस्ट योर इंट्यूशंस। आपकी ऊर्जा सब जानती है। अपने जेंडर को महसूस कीजिए। आप मेल हैं या फीमेल हैं? क्या चल रहा है उस मानव बुद्धि में, उस मानव मन में, उस मानव बुद्धि में क्या चल रहा है? महसूस खुश है या दुखी है? चिंतित है या उत्साहित है? शांत है या क्रोध में है? क्या भाव है? महसूस कुछ पल शांति से इसी पल के साक्षी बने, इस पल की ऊर्जा को महसूस करें। डूब जाइए इस पल, महसूस कीजिए। और अब जैसे ही हम 1 से 5 गिनेंगे, जैसे ही हम 1 से 5 गिनेंगे, धीरे धीरे हम अपनी चेतना की इस अनंत यात्रा से वापस लौटेंगे।
जैसे ही हम एक कहेंगे, आप अपने उस मानव रूपी जीवन को छोड़ फिर वर्तमान की यात्रा पे लौटे। एक, हम धीरे धीरे वापस लौट रहे हैं। हम ही तो सृष्टि के आरंभ में थे, हम ही तो चट्टान शरीर में थे, उसके अन्नमय कोश में थे, इस प्रकृति में रचे बसे थे। ये सारी चट्टानें, ये सारे मिनरल्स मेरे ही तो पूर्व रूप है, मेरे ही तो पूर्वज है, मैं ही तो हूं। तो वापस वापस वर्तमान की, मैं ही तो हूं। मैं प्रकृति मैं हूं, प्रकृति मुझ में है। आज मेरी स्थिरता उसी चट्टान रूपी जीवन का ही तो चिन्ह है। वापस वापस। 3, ये सारे वृक्ष भी तो मेरे ही पूर्वज हैं। मैं वृक्ष रूप में भी रहा हूं। मेरे अंदर मेरी सारी प्राणिक क्रियाएं, मेरा संवर्धन आज भी उसी वृक्ष अवस्था का चिन्ह है। वापस वापस लौट रहे वर्तमान। ये सारे वृक्ष, वनस्पति, पौधे मेरे ही तो सखा है, वे भी तो अपनी चेतना की यात्रा में है। 4, वापस वापस। ये सारे पशु भी तो मेरे ही पूर्वज हैं, मैंने ही तो कई बार पशु रूप में जन्म लिया। ये मेरे मन की चंचलता उसी पशु रूप का ही तो चिन्ह है। ये सारे पशु, पक्षी, प्राणी मेरे ही तो सखा है, मेरे ही तो रूप है, वे भी मेरी ही तरह चेतना की यात्रा में। और अब हम जैसे ही कहेंगे एक, आप अपने वर्तमान समय में लौट जाएं। इसी तरह सृष्टि का हर मानव मेरा ही तो रूप। मैंने ही जाने कितने जन्म अलग अलग देशों में, अलग अलग वर्णों में लिए, अलग अलग समय और परिस्थितियों में लिए। ये सब मेरे ही तो रूप है। मैं ही आया, मैं ही फिर लौट गया। अलग अलग लिंग में, संस्कृतियों में, भाषाओं में मैं आया। मेरी बुद्धि की प्रवीणता इस मानव जन्म की ही तो देन है। इस विश्व में समस्त मनुष्य, भले वो किसी भी धर्म, जाति, लिंग, वर्ण के हो, देश के हो, मेरे ही चेतना रूप है। हम सभी अपनी अपनी यात्राओं में अपनी अपनी चेतना को विकसित कर रहे हैं। हम जैसे ही कहेंगे 5, आप वर्तमान में होंगे और अपनी आंखें खोल सकेंगे। सब में मैं हूं, सब मुझ में है, सारी सृष्टि में मैं ही तो सारी सृष्टि में व्याप्त हूं। मैं अमर शांति, मैं अमर शांति, मैं अमर शांति। 5, और वर्तमान में इस पूरी यात्रा के बाद हम वर्तमान में लौट गए, बिल्कुल शांत, स्थिर, निश्चिंत,
प्रफुल्लित, प्रसन्न। कुछ पल बने रहें और जब भी आप तैयार हो धीरे से अपनी आंखें खोल लीजिए। धीरे से अपनी आंखें खोल लीजिए और अब आपके प्रश्नों का स्वागत।